जो तस्वीर दीवारों के ऊपर मौजूद थी, उनके पेंट्स ख़राब हो रहे थे या लोगों के आने जाने की वजह से ख़राब हो गए थे। तो उन्होंने ना ये सारी तस्वीर की ड्राइंग्स बनाई और इनको महफूज कर लिया। मगर बदकिस्मती से इसकी तमाम मेहनत इस तरह रायगा हो गई कि 1866 में लंदन के करीब आग लग जाने की वजह से, तो जहाँ पे इसका काम मौजूद था वो सारा कुछ तबाह हो गया। सख्त मायूसी के बावजूद रॉबर्ट गिल ने काम ना छोड़ा और उसने अजंता आर्टिस्टों के स्टाइल में ही तस्वीर कशी की, हत्ता कि वो वहीं पे बीमार हुआ और वफात पा गया। इसका मकबरा आज भी भसवाल अजंता के करीब ही वाक़ है। रॉबर्ट गिल के बाद जॉन ग्रिफ्थ ने इस काम का बेड़ा उठाया। इसने बम्बई से मकामी आर्टिस्टों को साथ लिया और पुराने काम के माहिरीन को साथ लेकर कॉपियाँ बनाई। मगर बदकिस्मती से कहते हैं कि दोबारा से ऐसे हुआ कि लंदन म्यूज़ियम में एक बड़ी मशहूर उस ज़माने की आग लगी थी जिसमें सब कुछ तबाह हो गया था। तो वहाँ पे जो है ये इसका रखा हुआ काम भी जो है वो तबाह हो गया, जल गया। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और इन्होंने शुरू के काम की जो है वो काफ़ी सारी तस्वीर बना ली थी, महफूज कर ली थी, बल्कि उसकी 2 बुक्स छपवा ली थी इन्होंने। तो उसकी वजह से फिर हमें अजंता के बारे में जो ये रिसर्च मिलती है और इसी से हम इसके आर्ट के बारे में जानते हैं। अच्छा, गारों में तस्वीर कशी की वजूहत तारीख दानों के अंदाजे के मुताबिक ये हो सकती है कि चूँकि बुद्ध मज़हब के पैरोकार तबलीग के सिलसिले में जगह जगह फिरते थे और शहरों से दूर रहना पसंद करते थे, तो इसी तरह इनको ये गारें पसंद आ गई होंगी और इन्होंने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया होगा। और फिर इन्होंने इन चट्टानों को काट काट के और इनके अंदर पेंटिंग्स वगैरह स्टार्ट कर दी। तो वो कहते हैं कि ये जो गारें थी ये दो दो तरह से इस्तेमाल की गई हैं या इनको 2 तरह की इमारत के तौर पर बनाया गया। नंबर 1 चित्यास यानी इबादत गाहें और नंबर 2 विहारास यानी रिहाइश गाहें। यानी चित्यास और विहारास दोनों तौर पे ये बनाई गई हैं। 2 किस्म की गारें मिलाकर बनाई गई और नहायत सादा गारें तादाद में 30 हैं और तकरीबन 600 मीटर के रकबा में नाल यानी हॉर्स शू के की शक्ल में बनाई हुई हैं। गारों की दीवारों पर जगह जगह तस्वीर बनी हुई है। इसके अलावा आराशी नमूने और रिलीफ वर्क भी मौजूद है जो कि सतून पर किया गया है। पत्थर में किया गया रिलीफ का काम इस कदर खूबसूरत और नाजुक है कि इस पर लकड़ी का गुमान होता है। बुनियादी तौर पर काम सजावट की गर्ज से किया गया है, लिहाजा हम अजंता आर्ट को आराशी आर्ट या डेकोरेटिव आर्ट भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि डेकोरेटिव आर्ट से आपकी क्या मुराद है। तो आपको पता होना चाहिए कि यही अजंता के अंदर की जो केव्स हैं ये इनको एक डेकोरेटिव पर्पस से भी बनाया गया था। यानी इसको इबादत के तौर पे तो उन्होंने बनाया ही था अपने मज़हब का प्रचार करने के लिए। हो सकता है कि उनके जहन में ये हो कि जब बहुत बाद में लोग यहाँ पर आएंगे तो उस वक्त तक हमारे मज़हब के बारे में कोई जानता हो या ना जानता हो, तो इन केव्स को देखकर या इन पेंटिंग्स को देखकर वो ज़रूर बुद्धा के मज़हब के बारे में जान लेंगे। तो ये जो चित्यास और विहारास बनाई गई थी ये इस तरह था कि एक कर्व की शक्ल में ना ऊपर से लेके नीचे पहाड़ एक गोलाई में था और उसको उसको अंदर से काट काट के चौरस कमरों की शक्ल में बनाया गया। फिर सतून बनाए गए। जो सतूनों के ऊपर रिलीफ वर्क किया गया था वो नहायत खूबसूरत और नफीस तरीके से किया गया था और जो दीवारें थी उनको बिल्कुल हमवार करके और उनके ऊपर जो मेन टॉपिक तो बुद्धा की ज़िंदगी और बुद्धा से रिलेटेड कहानियाँ ही थी, लेकिन उनके जो हाशिए बनाए गए थे यानी हर पेंटिंग के हाशिए बनाए गए थे उनको फूलों और खूबसूरत ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस के साथ इन्होंने सजाया। तो ये जो हैं ये 30 गारें हैं और पहली सदी ईस्वी से लेके तकरीबन 11-12 सदी ईस्वी तक बनाई जाती रही हैं। तो ये जो यहाँ पे पेंटिंग्स के कुछ वो मौजूआत मिलते हैं उसके बारे में अब यहाँ पे ये बता रहे हैं। जिंदा की गारों में पाई गई तस्वीर का मौजू बुनियादी तौर पर गौतम बुद्ध की ज़ात से है, लेकिन यहाँ इनकी ज़िंदगी के वाक़यात को मुतफर्रिक अंदाज से तस्वीरी शक्ल में डाला गया। बुद्धा को एक आम इंसान के रूप में भी दिखाया गया है जिसको दुनिया की रंगीनियों से दिलचस्पी है। इसके अलावा इन तस्वीर में औरतों की तस्वीर भी ख़ास तौर पर बनाई गई हैं और इसके अलावा जानवरों, परिंदों और दरख्तों वगैरह और कुदरती चीज़ों को कुदरती अंदाज में बनाने की कोशिश की गई है। यानी इन दीवारी तस्वीर के 3 मौजूआत हैं। अब क्वेश्चन अगर आता है कि अजंता केव्स के मौजूआत क्या थे, तो ये तकरीबन 3 मौजूआत थे।
गौतम बुद्ध के हालात ज़िंदगी, नंबर 2 औरतों की अक्कासी और नंबर 3 जानवरों की अक्कासी। इसके आराइशी नमूने भी बनाए गए हैं। अच्छा, गौतम बुद्ध को तो बनाना जो है वो ज़रूरी था, मजहबी तौर पर सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन वही थे, मेन मरकज़ी किरदार जो था वो बुद्धा का ही था। लेकिन जो यहाँ पे बेशुमार औरतों के फिगर्स बनाए गए हैं, तो वो उसका मकसद ये भी हो सकता है, या उसकी बुनियादी वजह ये भी हो सकती है कि जब बुद्धा जो थे वो शहजादे थे या बच्चे थे, या जब बड़े हुए होने तक उनके, तो यहाँ पे बेशुमार खूबसूरत जो थी दो शेज़ाएँ और खूबसूरत लड़कियाँ जो थीं वो उनके इर्द गिर्द रखी जाती थी उनका दिल बहलाने के लिए। तो इस चीज़ को फिर इन्होंने अपने टॉपिक के तौर पे इस्तेमाल किया है, और औरतों के फिगर्स जो हैं वो बड़ी खूबसूरती के साथ इन्होंने यहाँ पे पेंट किए हैं, और बड़े डेलिकेट फिगर्स हैं बहुत ही ज़्यादा। और जानवरों की भी अक्कासी की है, कुछ जंगल के सीन्स दिखाए गए हैं जिनमें बंदर फ्रूट खा रहे हैं या मुख्तलिफ जानवरों को। उसकी वजह भी यही है कि आप लोगों को याद होगा कि शुरू के लेक्चर में मैंने बताया था कि इंसानों के अलावा जानवरों पर भी बुद्धिस्ट मज़हब में जो है वो रहम करने के लिए ख़ास जो है वो मकाम इस चीज़ को दिया गया है कि जानवरों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है और उनके बड़े हकूक़ के बारे में बताया गया है और उनका बड़ा ख्याल रखने के लिए कहा गया है। तो इस चीज़ की वजह से भी जो है जानवरों को ख़ास इम्पोर्टेंस दी गई है। ठीक है, इस वजह से हमें औरतों और जानवरों के जो है वो फिगर्स नज़र आते हैं। अच्छा, अब टेक्निक एंड मटेरियल। तो अजंता आर्ट की टेक्निक जो है वो फ्रेस्को कहलाती है, जैसा कि कदीम मिस्री दीवारों पर इसी टेक्निक से तस्वीरें बनाई गई थी। हमने पीछे पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि फ्रेस्को का तरीका क्या था। इसमें इस टॉपिक में जो है 5 जो पॉइंट्स के साथ इसको बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया। नंबर 1, सबसे पहले दीवार की सतह को किसी पत्थर से रगड़कर हमवार किया जाता था। नंबर 2, इसके बाद मिट्टी में भूसा मिलाकर लेप किया जाता ताकि दीवार और मिट्टी नरम हो जाए। इसके बाद प्लास्टर लगाया जाता था। इसी प्लास्टर से पहले खाका बनाया जाता, यानी किसी गहरे रंग से जो कि अमूमन काला या गहरा सुर्ख रंग होता, इससे आउटलाइंस बनाई जाती थी। फ्रिस्को पेंटिंग्स आउटलाइंस के बगैर बनाई ही नहीं जा सकती। तो सबसे पहले यही होता है कि दीवार को हमवार किया, उसको रेडी करके जब प्लास्टर ऑफ पेरिस गीला ही होता था तो उस फ़ौरन जो है वो आउटलाइंस बना दी जाती थी। तो गीले प्लास्टर पर ही रंग भरे जाते थे जो कि खुश्क होने पर मजबूत हो जाते थे। तस्वीर खुश्क होने के बाद इसको पॉलिश किया जाता था ताकि चमक आ जाए। अच्छा, अब अभी प्लास्टर जो था वो गीला ही होता था, तो आप लोगों ने कभी घरों में देखा होगा कि चूना चूना लाया जाता है दीवारों को पेंट करने के लिए। जब चूने के अंदर पानी डाला जाए तो शू की आवाज़ आती है और एक प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, बबल्स बन रहे होते हैं उसके अंदर। तो इसी तरह ये जब प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता था, जब वो अंडर प्रोसेस ही होता था, तो इसी दौरान ही उसकी आउटलाइंस बना के और फ़ौरन शेडिंग्स करके पेंट कर दिए जाते थे। गीली सतह पे पेंट करना बहुत आसान था और खुश्क सतह पे पेंट करना पॉसिबल नहीं था, तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो इस वजह से वो गीली सतह पे अंडर प्रोसेस ही जब उसमें रंग भर देते थे आउटलाइंस बना के, तो वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता था और वो हमेशा के लिए उसका हिस्सा बन जाते थे रंग। तो अजंता मुसव्वरी की खसूसियात हैं। अजंता की दीवारी तस्वीर की एक मुनफरिद हैसियत है। इसकी चीदा खसूसियात कुछ यूँ हैं। अच्छा, इसकी अजंता मुसव्वरी की खसूसियात बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी यही इसका आंसर मांगते हैं एग्ज़ाम्स में कि अजंता मुसव्वरी की खसूसियात के बारे में बताएं। सबसे पहले तो ये डेकोरेटिव आर्ट है। नंबर 1, अजंता आर्ट की सबसे पहली खूबी या बुनियादी खसूसियत इसका आराइशी होना है। ऐसे इन मौज़ूआत का इंतखाब किया गया है कि आराइशी पहलू या सजावट नुमाया हो, जैसे कि औरतों की तस्वीर जिनकी खूब सजावट की गई है। इसके अलावा तस्वीर के खूबसूरत फ्रेम बनाए गए हैं। छतों को मुख्तलिफ ब्लॉकों में तकसीम करके फूलों के और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनाए गए हैं। नंबर 2, गहरे हाशिए का इस्तेमाल, डार्क आउटलाइंस। इन तस्वीर को देखने के बाद जो फौरी तासुर उभरता है वो इनकी तस्वीर में आउटलाइन का इस्तेमाल है। इस तरह अजसाम को नुमाया किया गया है और ये आउटलाइन या हाशिया अमूमन गहरे रंग में बनाया गया है। इस आउटलाइन को बड़ी महारत से बनाया गया, यानी किसी जगह से बारीक और किसी जगह को मोटा करके फिगर में गोलाई पैदा की गई है। आप लोगों को हमेशा से जो है
स्केचिंग करते हुए या पेंसिल ड्राइंग करते हुए मैं हमेशा आप लोगों की ये बताती होती हूँ कि जिस तरफ लाइट रखनी है हम वहाँ पे लाइन या तो ख़त्म कर देते हैं या बहुत बारीक कर देते हैं, और जिस तरफ डार्क्स होते हैं उस तरफ हम बेशक मोटी लाइन लगा सकते हैं, लेकिन साथ ही हमें फ़ौरन ही उसके साथ उसी लेवल पे शेडिंग को मिक्स करना होता है। हम जो पेंटिंग्स या ड्राइंग्स बनाते हैं हम उसमें आउटलाइंस नहीं बनाते, ठीक है। वो जहाँ पे लाइट होती है हम वहाँ पे लाइन को ख़त्म कर देते हैं और सिर्फ लाइट शो करते हैं। लेकिन क्योंकि ये अजंता आर्ट फ्रिस्को पेंटिंग था और ये आउटलाइंस के बगैर नहीं बनाया जा सकता, तो इसमें जो था इस बात का उसके बावजूद ख्याल रखा गया कि जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइन को बहुत नफीस कर दिया गया। तो दूसरी तरफ जहाँ पे डार्क्स उन्होंने लगाने थे लाइन को मोटा करके और शेडिंग कर दी गई, जिसकी वजह से फिगर्स में बहुत डेलिकेसी आ गई थी और फिगर्स की राउंडनेस जो थी वो बरकरार रह गई थी। तो ये बहुत ही खूबसूरत और डेलिकेट फिगर्स बने थे। औरतों के फिगर्स थे या जो भी जो क्या कहते हैं बुधा के जो फिगर्स को जहाँ पे भी कहीं बनाया गया है ना अजंता के अंदर, उसको मुजस्माती खसूसियात के साथ बनाया गया है, उसको बाकी सारी चीज़ों से बहुत बड़ा, और उसी तरह जिस तरह वो मुजस्मे बनाते थे कि अलती पलती की हालत में या नीम अधखुली आँखों के साथ या ज्ञान ध्यान की हालत में जैसे भी बनाते थे आवाज़ करते हुए, तो उनके अंदर एक मुजस्माती खसूसियात को बरकरार रखा गया था। ऐसे लगता था कि कोई स्टफ सा मुजस्मा ही बैठा हो। तो लेकिन जो जानवरों और औरतों के फिगर्स बनाए गए हैं वो बिल्कुल नेचुरल बनाए गए हैं और फुल ऑफ मूवमेंट बनाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है फासले का तनासब, यूज़ ऑफ पर्सपेक्टिव। अच्छा, पर्सपेक्टिव क्या है? तस्वीर में फासले का एहसास होना कि मतलब अगर करीब की चीज़ है तो वो बड़ी होगी, उसके कलर्स ब्राइट होंगे, अगर चीज़ दूर जाती जाएगी तो कलर्स भी सबट्यूड होते जाएंगे और चीज़ भी छोटी होती जाएगी। तो पर्सपेक्टिव का ख्याल यहाँ पे बड़ा खूबसूरत रखा गया, यानी अजसाम को आगे और पीछे बनाया गया। जहाँ कहीं इमारत की तस्वीर मौजूद की दिखाई गई है वहाँ पर पर्सपेक्टिव दिखाई गई। इसके अलावा रंगों का इस्तेमाल भी इस ख्याल को रख कर किया गया है, और साथ में फोर शॉर्टनिंग का भी ख्याल रखा गया। फोर शॉर्टनिंग भी यही होता है कि आप करीब की चीज़ को जो है बड़ा बनाते हैं, कंप्लीट बनाते हैं, और उसके पीछे जो चीज़ है उसको आधा काट के बनाते हैं, यानी कि जो एक चीज़ के पीछे दूसरी चीज़ है उसको ओवरलैप करना। फोर शॉर्टनिंग, ओवरलैपिंग और पर्सपेक्टिव, ये साइंटिफिक रूल्स हैं कोई भी पेंटिंग बनाने के, कि एक चीज़ अगर ओवरलैप करी है तो आप आगे वाली चीज़ को कंप्लीट और पीछे वाली चीज़ को आधा बनाएंगे। फोर शॉर्ट करेंगे कि अगर गमला है तो अगर फॉर एग्जांपल आपने एक पॉट बनाया है वो आगे वाला बड़ा है और जो पीछे पड़ा हुआ है वो छोटा होगा। इसी तरह पर्सपेक्टिव्स यानी लाइंस का ख्याल रखना कि लाइंस किस तरह जा रही हैं। हमेशा जब हम एक चीज़ को अपने सामने देखते हैं तो वो यूं करके लाइंस बनती हैं, ऐसे करके ए स्टाइल में। तो इसी चीज़ का ख्याल रखा गया, यानी कि एंगल्स का भी बहुत अच्छा ख्याल रखा गया। सुकून और इत्मीनान का एहसास होता है, जितना कि हारों की तस्वीर देखकर सुकून इत्मीनानियत का एहसास होता है जो कि इस तस्वीर में मौजूद है। मौजू के लिहाज से ऐसी तस्वीर बनाई गई हैं जिनमें लोग इत्मीनान से दुनियावी कामों में मसरूफ़ हैं, कोई लड़ाई झगड़ा या नाखुशगवार मौजू की तस्वीर नहीं बनाई गई, क्योंकि इनका मज़हब ही ऐसा था। वो नेकी का, सुकून का सबक देते थे और लड़ाई झगड़ों से दूर रहने की बात करते थे। तो वही इनकी पेंटिंग्स पे नज़र आता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है पांचवा, डार्क एंड लाइट का इस्तेमाल। अजंता में लाइट और डार्क का इस्तेमाल बड़ी महारत से किया गया है। जिस्म हल्के रंग में है तो पस मंज़र गहरे रंग में बनाया गया है, और इसी तरह अगर इज्साम गहरे रंग में है तो इसको उभारने या नुमाया करने के लिए पस मंज़र हल्के रंग का बनाया गया। इसी तरह तनासुब और तवाज़ुन का ख्याल रखा गया है। तो इन दीवारी तस्वीर में इज्साम को एक ख़ास तनासुब से बनाया गया, यानी साइज़ में बिल्कुल मुनासिब है, यानी कोई चीज़ गैर फितरी नहीं है। वैसे फ़िगर को अच्छी तरह कंपोज नहीं किया गया, वो खाली जगह नहीं छोड़ी गई, लेकिन कंपोजिशन के तमाम बुनियादी असूल अपनाए गए। इस वजह से ये तस्वीर मुख्तलिफ वक्तों में बनाई गई, जहाँ खाली जगह मिली वहाँ बना ली गई। तनासुब और तवाज़ुन का मतलब यह होता है कि कंपोजिशन के अंदर हार्मनी हो, कलर्स की भी हो और फिगर्स की भी हो। मैं आपको हमेशा कंपोजिशंस बनाते हुए ये कहती हूँ कि अगर
आप लोग फिगर्स को तनासुब के साथ नहीं बनाएंगे। अगर एक ग्रुप आगे है तो दूसरा ग्रुप पीछे है, तो आगे वालों का जो स्टाइल है या कलर स्कीमिंग्स हैं वो दोबारा से एक दफ़ा रिपीट ज़रूर हो पीछे वाले ग्रुप में, और कॉम्पोजिशंस को इस तरह करके बनाया जाए, कंपोज किया जाए फिगर्स को पेंटिंग के अंदर, कि नज़र यूँ घूम के पेंटिंग की जहाँ से शुरू होती है वहीं पे आए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने एक डार्क कलर का फिगर यहाँ पे बना दिया है और इधर बाकी सारे लाइट कलर बना दिए, तो नज़र एक ही जगह पे स्टिक हो जाए, या फिर ये कि आपने कहीं काले रंग का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया है तो नज़र वहीं ब्लॉक हो जाए। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, कॉम्पोजिशन में बड़ा ख्याल रखा जाता है फिगर्स का और रंगों का। तो नेक्स्ट पॉइंट में वो यही बता रहे हैं कि रंगों का मुनासिब इस्तेमाल। तस्वीर में खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल किए गए। रंग अगर कम है तो एक रंग की मुख्तलिफ टोन्स को बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। तस्वीर में ज़्यादातर मिट्टी से बनाए हुए रंग यानी अर्थ कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं। अर्थ कलर्स जो होते हैं उनमें ब्राउन कलर ज़्यादा होता है। मतलब आपने रेड यूज़ किया है तो वो बर्निश रेड है, यानी मैरून की टोन में आ गया। अगर ब्राउन यूज़ किया है, ब्राउन भी बर्निश की टोन में आ गया, यानी मिट्टी से रिलेटेड जो कलर्स होते हैं ब्राउन, तो खैर वो सारे मिट्टी के ही कलर होते हैं। मैं ग्रीन के बारे में बताती हूँ। जो ग्रीन कलर इस्तेमाल किया तो काही ग्रीन कलर इस्तेमाल किया गया, यानी कलर्स जो थे वो मिट्टी से लेके जो रंग थे उनको इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से वो अर्थ कलर्स का इस्तेमाल ज़्यादा नज़र आता है। और आगे एक पॉइंट है ज़िंदगी की अक्कासी। जनता की तस्वीर में ज़िंदगी की भरपूर अक्कासी होती है। तस्वीर जो कि इंसानों या जानवरों के इज्साम पर मुश्तमिल है बेजान नज़र नहीं आती, बल्कि लोग चलते फिरते नज़र आते हैं, यानी फुल ऑफ मूवमेंट है। नज़र आ रहा है कि लोग चल फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और बुनियादी बात मौजू का इंतखाब है। जो इन्होंने मौजू के इंतखाबात किए हैं वो भी ये बता रहे हैं कि वो भरपूर हैं, यानी मौजू जो हैं वो ज़िंदगी से भरपूर हैं। जिस चेहरे के तासुरात को बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है, रंगों का इस्तेमाल बड़े मुनासिब तरीके से किया गया है। इन तमाम बातों को मिलाकर ये तस्वीर ज़िंदगी की भरपूर अक्कासी करती हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं ये फुल ऑफ मूवमेंट पेंटिंग्स बनाई गई हैं। अच्छा, अब एक टॉपिक जो हमने पहला पढ़ा था जिसका अजंता की खसूसियात में, वो था मुनफरिद हैसियत या चीदा चीदा खसूसियात क्या थी। अब जो टॉपिक है उसके बारे में हम ये देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एंड अजंता केव्स के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें वही है कि अजंता में जो ख़वातीन के टॉपिक्स बनाए गए हैं, औरतों को उन्होंने एक ख़ास अंदाज से बनाया, यानी अपने माहौल में ज़ेवरात से मुज़य्यन औरतें पुरकशिश जिस्मानी खूबसूरती के साथ दुनिया की रंगीनियों में मसरूफ़ दिखाई दे रही हैं। चेहरों के नकूश बड़े खूबसूरत और मकामी या ख़ास अंदाज से बनाए गए, यानी जितनी भी आपको तस्वीर नज़र आती हैं उसमें औरतों की लंबी लंबी आंखें, सत्ता नाक और भरे भरे होंठ हैं। जिस्म नहायत खूबसूरत और मुनासिब बनाया गया है, और जिस्म के अंदर फितरी लचक और नरमी बखूबी नज़र आती है, यानी लगता है कि गोश्त पोश्त का फिक्र है। औरतों को अमूमन एक धोती नुमा लिबास पहने हुए दिखाया गया है, लेकिन ऊपर का हिस्सा अक्सर बरहना दिखाया गया है जिसमें ज़ेवरात से मुज़य्यन किया गया। औरतों को इन तस्वीर में मुख्तलिफ अंदाज से बातें करते, काम करते और ज़िंदगी के फ़राइज़ सर अंजाम देते दिखाया गया है। ऐसी चंद तस्वीर की मिसालें यहाँ पे मौजूद हैं। अब ये औरतों से रिलेटेड जो है ना वो सारी एग्जांपल्स हैं। ये पेज नंबर 296 है, द वुमेन विद लोटस। ये कोई खूबसूरत औरत की तस्वीर है। ये तस्वीर गार नंबर 1 से मिली है और 6वीं सदी के आखिर में बनाई गई। इस तस्वीर में एक औरत को कमल का फूल हाथ में थामे दिखाया गया है, जो कि पाकीज़गी की अलामत है। औरत के चेहरे के नकूश मुख्तलिफ अंदाज में बने हुए, यानी बड़ी आँखें, सतवा नाक, वही जो भरे भरे होंठ, बालों का अंदाज नहायत दिलकश, भवें आपस में जुड़ी हुई और एक की रवा लाइन लगाकर बनाई गई। माथे पर थोड़े घुंघरियाले बाल पड़े हुए हैं, सर पर भी जेवरात पहने हुए हैं, कानों में भारी बालियां और गले में हार नजर आता है। पस मंजर गहरे ब्राउन रंग का है, जबकि औरत के जिस्म का रंग हल्के ब्राउन रंग में बनाया गया है। हाथों की उंगलियां पतली और नाजुक हैं। औरत के चेहरे के नकूश भरपूर जज्बात की अक्कासी कर रहे हैं। ये एक मिसाल नंबर 1 है। फिर इसके बाद अ क्वीन इन अ पैलेस सीन, फिर वुमेन ऑन द बैल्कनी, द डांसिंग गर्ल विद म्यूजिशियन। ये काफ़ी सारी जो है ना, कोई 10-15 इन्होंने मिसालें दी हुई हैं। इनमें से कोई सी भी 3
मिसालें आप लोगों ने याद कर लेनी है अच्छी तरीके से नाम के साथ, और बाकियों के नाम आपको पता होने चाहिए कि अगर कहीं आ जाता है एमसीक्यूज में कि मिसाल के तौर पे आ जाता है लेडी ऑफ द कोर्ट बिलोंग करती है अजंता से या गंधारा से या जो है बाघ की मुसवरी से या फिर एलोरा की मुसवरी से, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अजंता की मुसवरी से बिलोंग करती है। ठीक है, ये अच्छी तरह आप लोगों ने याद रखना है। ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इन अजंता पेंटिंग्स, इसमें भी ये बता रहे हैं कि अजंता में एक नुमाया खसूसियात इनकी तस्वीर में जानवरों का इस्तेमाल है। यूँ लगता है कि इस दौर के मुसव्विर ने ना सिर्फ इंसानों बल्कि कुदरत के बनाए हुए इन खूबसूरत परिंदों और जानवरों से भी बड़े मुतासर थे और इन्होंने इनको अपनी तस्वीर में ख़ास अहमियत दी है। अब इसमें भी फिर बाकी सारी उनकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। द डव, ये तस्वीर एक आदमी ने फाख्ता को हाथ पर बिठाया और फाख्ता को खूबसूरत और हकीकत के करीब बनाने की कोशिश की गई है। फाख्ता और आदमी के जिस्म का रंग जर्द बनाया गया जबकि सुर्खी माइल ब्राउन रंग से आउटलाइंस बनाई गई हैं। फिर है द बेबी एलिफेंट, द फाइटिंग बुल, द मोंकी बेनेथ ट्री, ये सारी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। ये भी आप लोग उसी तरह जो है इनकी एग्जांपल्स में एक या दो याद कर लीजिएगा। फिर आ गया ट्रीटमेंट ऑफ बुधा इन अजंता। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ हैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि जो बुधा थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो बहुत कमज़ोर थे, उनकी आवाज़ बहुत ऊंची नहीं थी। तो क्या किया गया कि जब वो तकरीर करते थे, वाज करते थे या लोगों को अपना पैगाम पहुंचाते थे, तो वो हाथों की ज़बान इस्तेमाल करते थे, इशारों से जो है वो पैगाम पहुंचाते थे ताकि दूर तक खड़े हुए लोगों को ये जो हाथों की ज़बान थी इसको मुद्राएं कहते हैं, मुद्रा। ठीक है, और कथक डांस जो है उसमें भी वो भी एक हाथों की लैंग्वेज है। आप लोगों को पता होगा कि कथक के अंदर मुद्राएं होती हैं, यानी हाथों से जो है पूरी स्टोरी बताई जाती है। तो उस के अंदर ये ट्रीटमेंट ऑफ हैंड्स जो हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है ट्रीटमेंट ऑफ बुधा इन अजंता भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें हमने इनके फीचर्स के बारे में भी याद करना है कि इनके जो शुरू में हमने देखा था एक जगह पे कि इनके फीचर्स के बारे में बताया गया था कि कानों की लोएं कंधों तक लंबी थी, सरदार ख़त में आईब्रोज थी, नीम खुली लंबी आंखें थी, सतपा नाक थी, होंठ जो थे वो नीम होते थे या बंद, और बहुत खामोशी की हालत में, सुकून की हालत में उनको बनाया जाता था। और गंधारा आर्ट में बुद्धा को एक मावराई मखलूक के तौर पर पेश किया गया है। इसको दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं और सिर्फ अपनी रूहानियत में मशगूल नज़र आता है, मगर इसके बरक्स अजंता की गारों पर की गई दीवारी मुसवरी में बुद्धा को एक आम इंसान के रूप में पेश किया गया जिसने शहजादे के तौर पर जेवरात भी पहन रखे हैं। अगरचे इस सूरत में भी इसे वकार और संजीदगी से दिखाया गया है जो कि हकीकत भी थी, और इसके तासरात बहरहाल एक मुनफरिद शख्सियत के हैं। और इसमें भी अब जो क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स दी गई हैं, बुद्धिसित्वा, पद्मा पनी और बुधा, द बुधा एंड द वन कीड मॉन्की। एक मॉन्की के साथ उनकी कोई तस्वीर होगी, यहाँ पे तस्वीर मौजूद नहीं है। द बुधा एंड द वन आइड मॉन्क, सॉरी, तो ये वन आइड मॉन्क का मतलब है वही भक्षु, वो जो इनके साथ इबादत के लिए जो इनके साथ बाद में लोग शामिल होना शुरू हो गए और जो रूहानियत हासिल करते थे या जो मज़हब के बारे में ज़्यादा जानते थे उनको भक्षु का नाम दिया गया है इनकी अपनी लैंग्वेज में, और इंग्लिश में उनको मॉन्क बोला जाता था। तो वो जो ऑरेंज कपड़े पहने, गंजे सर और बग़ैर जूतों के फिरते थे, वो होते हैं मॉन्क। अच्छा, तो ये सारी उनकी वो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं बुधा की जो फिगर की, कि उनको किस तरह तख्त पे बिठाया हुआ है, किस तरह जेवरात के साथ दिखाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो है अजंता के आराइशी नमूनों के बारे में भी बताया हुआ है कि ये सारा आराइशी नमूनों वाला जो टॉपिक है इसको आप खुद ही देख लीजिएगा। इसमें जो बड़े बड़े स्कल्पचर्स नज़र आते हैं, पेंटिंग्स भी नज़र आती हैं, पिलर्स पे होने वाला काम, छतों के ऊपर होने वाला काम, और ये सारा कुछ जो है ये इन डिटेल इसमें दिखाया गया है। ये आप लोगों के नॉलेज के लिए ज़रूरी है।
कि किस तरह ये काम नज़र आता है। इसमें आराइशी नमूने में डेकोरेटिव आर्ट के तौर पर इसको जो है वो दिखाया गया है, तस्वीर को किस तरह सजाया गया है, किस तरह इनके बॉर्डर्स बनाए गए हैं, लीव्स एंड फ्लावर्स किस तरह बनाए गए हैं। इसमें नंबर 1 पे लीव्स एंड फ्लावर्स में बता रहे हैं, ये गार नंबर 1 से तस्वीर मिली है, फूलों की तस्वीर है। इस तस्वीर में खूबसूरत पंखड़ियों वाले फूल नज़र आ रहे हैं। इनकी पत्तियाँ पीले रंग के मुख्तलिफ शेड से बनी हैं, जबकि पत्ते सब्ज और फूल के दरमियान का हिस्सा ब्राउन है। ये फूल सूरजमुखी के फूल से मुशाबे और बहुत खूबसूरती से बनाए गए हैं। तो इसी तरह इंटीरियर ऑफ केव के बारे में बताया गया है कि अंदर किस तरह चकोर, छत के एन दरमियान में एक बड़ा चकोर बनाकर इसमें दायरे बनाए गए हैं। ये राइश का नमूना जो है गार नंबर 2 से मिला है, जिसकी छत के बारे में बता रहे हैं। और ख़ूबसूरत सुनहरे रंग में पेंट किया गया है। बड़े चकोर के गिर्द बाकी छत को मुख्तलिफ ब्लॉकों में तकसीम किया गया है और ये तकसीम बड़े तनासुब तवाज़ुन से की गई है। मुस्ततील और बारीक पट्टियाँ बनी हुई हैं। अब ये देखें, ऊपर जो है इन्होंने फ्लोरल डिज़ाइन के बारे में बताया और नीचे अब ये हमें ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस के बारे में ये सारा बता रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस को भी बड़े खूबसूरत अंदाज़ों में इन्होंने यूज़ किया है और फ्लोरल डिज़ाइंस को भी बहुत खूबसूरत और कलर्स में किया हुआ है। तो ये अजंता वाला चैप्टर, गंधारा का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग इसको अच्छी तरह से मेरे लेक्चर के साथ साथ बुक खोल के देखिएगा और इनको पढ़ लीजिएगा और इसको याद भी रखें। तो मैं जो हूँ एक दिन किसी दिन हम लाइव लेक्चर रखेंगे और उसमें मैं आप लोगों से इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछूंगी। अच्छा, और जो थर्ड ईयर है उनके पास बुक नहीं है, बल्कि उनके पास नोट्स हैं और नोट्स बिल्कुल इजी वे में लिखे हुए हैं और ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको इस लेक्चर में बता दी हैं। जो चीज़ समझना है आप मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू।